हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इडोटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक आया है, उससे हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो सहायक संधि की विशेषता कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। सेकंड है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। थर्ड है, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। और फोर्थ है, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो इसमें कौन सी विशेषता सहायक संधि की नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों सहायक संधि की विशेषता है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मिहिर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था या संपादित किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो किस प्रेसिडेंसी में बाल हत्या की प्रथा सबसे अधिक थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल में बाल हत्या की प्रथा सबसे अधिक थी। नेक्स्ट है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र किस संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, और फोर्थ है, यह एक कार्यशील इकाई होती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह बंद तंत्र नहीं होता, यह खुला तंत्र होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन सा चक्र है जिसके संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा जल चक्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर, गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो प्रारंभ में बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो बाद में आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। तो कहाँ पे अनुमति दी थी ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। वैशाली में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति मिली। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, वही थी। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इस दिन उपसौर की घटना होती है और क्यों होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो उपसौर की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और जब अपसौर की घटना होगी तो अपसौर की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है। और अपसौर की घटना कब होती है। तो यह 4 जुलाई को होती है।
4 जुलाई को ऑफशोर की घटना होती है। नेक्स्ट है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो 3 प्रकार की भूकंप तरंगे होती है, एक पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। इन तीनों में से कौन सबसे विनाशकारी होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल तरंग। एल तरंग काफी विनाशकारी होती है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका पहला है रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन। सेकंड है डूरंड रेखा, भारत पाकिस्तान। थर्ड है मैगिनोट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। और फोर्थ है हिडनबर्ग रेखा, फ्रांस और बेल्जियम। तो इनमें कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगिनोट रेखा, फ्रांस और जर्मनी, ये सुमेलित है। बाकी ये सभी सुमेलित नहीं है। जैसे कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला काफी लंबी है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई थी ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसके कथन देख लेते हैं। पहला है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो इसमें जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन गलत है ये बताना है। तो इसका पहला कथन है, कथन देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेकंड है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि एक कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। और थर्ड है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और फोर्थ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। नहीं, इन चारों में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है। ये वाला सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। सेकंड है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और थर्ड है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो इनमें से कौन से कथन गलत है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। 1 और 3 गलत है, 2 नंबर सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद, एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों हैं। जैसे कि वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, ये तीनों आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो कौन सी समिति संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनके सिंह समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में कौन सा संस्थान भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है 27, सीताध्यक्ष का संबंध था। तो सीताध्यक्ष का संबंध किससे था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि कर विभाग। सीताध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन कहाँ मिलता है, तो मिलता है राष्ट्ररंगनी में। और राष्ट्ररंगनी के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे कल्हड़, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीजदार पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो सीजदार पैबोस प्रथा को बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उतबी कौन था। तो 30 नंबर है, उतबी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक इतिहासकार। उतबी एक इतिहासकार था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 31, शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। तो इसमें कथन दिए गए हैं। पहला है, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। सेकंड है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। और थर्ड है, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। और फोर्थ है, शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी या सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। तो इनमें कौन सा असत्य है यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्तमाल्यद लिखी गई। तो आमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था बहलोल लोदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे अधिक होता है प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में दो प्रक्रियाएं होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वह कहाँ होती है ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में। ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और एस्टोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेलोफाइट्स होता है। तो हेलोफाइट्स क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। तो लवण वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3 और 4। 1 PCR, 3 है CD4 और 4 है एलिसा। तो ये तीनों टेस्ट किए जाते हैं एड्स के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो किस रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो वह रुधिर वर्ग है ओ वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। तो डीपीटी में कौन सा एक शामिल नहीं होता है, तो वह है पीलिया डीपीटी में शामिल नहीं है। बाकी डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस, इन तीनों के इलाज के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, पीलिया के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसका आवेश किसके बराबर होता है ये बताना है। तो इसका आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के 3 नियम है, उनमें से किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गति के नियम से। तो न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आदि जो पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है कि घटती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। नेक्स्ट है 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वह तत्व है पोलोनियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो पानी बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन नैनो का प्रतिरूप। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन नैनो का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इनमें जो दो तरफ दिए हैं उनको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी। और सेकंड का हो जाएगा 2 यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। नेक्स्ट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है वेंकट रामकृष्णन। नेक्स्ट है 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी जो किस राज्य की रहने वाली है? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप किस राज्य से हैं? तो यह बिहार से हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसके तीसरे सेट में जो 50 क्वेश्चन दिए हैं उनको हमने देख लिया और अब इसमें बॉक्स बना के जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया है उसे देख लेते हैं। इसमें दिया है ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में दिया है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद को जो पढ़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो सोम देवता का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट है, इस वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख है। तो 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी कि मंत्र। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है और इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में है कि यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को अध्वर्यु कहा जाता है। तो अध्वर्यु किसे कहा जाता है? तो जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उन्हें कहा जाता है। और यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञ के लिए जो नियम का पालन करना चाहिए, जिस विधि विधान का पालन करना चाहिए, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। और नेक्स्ट है, इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। तो बलिदान विधि का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है और यह एकमात्र वेद है, यजुर्वेद ऐसा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें सर्वप्रथम 7 स्वरों का वर्णन किया गया है सामवेद में। नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि शब्द का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेदों की संख्या। तो टोटल कितने वेद हैं, तो वेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6। और कौन कौन से वेदांग हैं, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। पुराणों की संख्या 18। और पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और उपनिषद की संख्या 108 है। तो इस तरह इडुटेरिया का जो 5000+ MCQ का बुक आया है, उसका आज हमने तीसरा प्रैक्टिस सेट भी कर लिया है। तो इसी तरह रोज़ हम इसके एक एक प्रैक्टिस सेट कवर करते चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।